दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के उस दर्दनाक मामले की, जिसने हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। 27 साल की इस पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसे सुनकर हर लड़की का दिल सहम गया। सड़क के किनारे जल चुके उनके शरीर की वो तस्वीर शायद ही कभी हमारी आंखों से ओझल हो सके। इस घटना ने न केवल लड़कियों के हौसले पस्त किए, बल्कि माता-पिता के दिलों में चिंता और भी बढ़ा दी है। लोग इस भयावह घटना को दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़कर देख रहे हैं और प्रियंका रेड्डी को हैदराबाद की निर्भया कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं कहानी के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से। हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर शमशाबाद के पास एक छोटा सा टाउन है शमशाबाद, जहां वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रहती थीं। 27 साल की प्रियंका जानवरों की डॉक्टर थीं। उनका घर शेडनगर में था, लेकिन ड्यूटी के लिए उन्हें लगभग 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद जाना पड़ता था। प्रियंका के पास एक स्कूटी थी, जिसे वह घर से टोल प्लाजा तक चलाती थीं। टोल प्लाजा उनके घर से क्लिनिक के बीच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि वहां से प्रियंका अपनी स्कूटी पार्क कर देती थी और बाकी की दूरी टैक्सी या कैब से तय करती थी। ये उनका रोज का रूटीन था, घर से टोल प्लाजा जाना, स्कूटी पार्क करना और फिर कैब या टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पहुंचना। लेकिन किसे पता था कि यही रूटीन एक दिन उनके लिए घातक साबित होगा। अब आते हैं 27 नवंबर 2019 की उस तारीख पर, जो प्रियंका रेड्डी के जीवन का आखिरी दिन साबित हुई। यह भी एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। प्रियंका ने अपने रोजमर्रा के रूटीन को फॉलो किया। सुबह घर से स्कूटी चलाते हुए वह टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पहुंची और वहां के पार्किंग ग्राउंड में अपनी स्कूटी पार्क कर दी। इसके बाद उन्होंने एक कैब बुक की और अपने क्लिनिक पहुंच गईं, जहां उन्होंने पूरे दिन अपने मरीजों का इलाज किया और अपनी ड्यूटी निभाई। ड्यूटी खत्म होने के बाद प्रियंका का अपॉइंटमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट से था। उन्हें स्किन की कुछ समस्या थी, जिसके लिए उन्हें चेकअप कराना जरूरी था। शाम को उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट से मुलाकात की और अपना चेकअप करवाया। ये सब करते करते रात के 9 बज गए थे। घर वालों को इस बात की जानकारी थी कि प्रियंका ड्यूटी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगी, इसलिए वे बेफिक्र थे। आखिर क्यों न हो, उनकी बेटी न सिर्फ तेज तर्रार थी, बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी थी। वह अपने सारे काम खुद से करती थी। किसी परेशानी की संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के 9:18 पर प्रियंका कैब से टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर पहुंचती है। यहां से उन्हें अपनी स्कूटी लेकर घर जाना था। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्कूटी देखी, तो पाया कि उसके पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। टायर पंचर हो चुका था। रात काफी हो चुकी थी और सड़क पर केवल ट्रक ही गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूटी एक ट्रक के पीछे खड़ी कर दी। प्रियंका वहां अकेली थी और आसपास सिर्फ आदमी ही दिखाई दे रहे थे, जिनमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर लग रहे थे। प्रियंका अपनी स्कूटी के पास खड़ी होकर परेशान थी। तभी 26 साल का एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ उनकी ओर बढ़ता है और मदद की पेशकश करता है। लेकिन प्रियंका उसकी नजरों में छिपे इरादों को भांप जाती है और उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। कहती हैं कि वह ठीक हैं और उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए। वह आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन प्रियंका की स्कूटी अब भी उसी ट्रक के पीछे खड़ी रहती है। उस एक पल में प्रियंका को एहसास हो गया था कि स्थिति जितनी साधारण लग रही है, उतनी नहीं है। प्रियंका को अब डर महसूस होने लगा था। इसलिए उन्होंने रात 9:22 पर अपनी बहन को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि उनकी स्कूटी पंचर हो गई है, रात काफी हो चुकी है और आसपास कोई मदद के लिए नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां मौजूद लोग उन्हें अजीब निगाहों से घूर रहे हैं, जिससे उनका डर और बढ़ गया है। प्रियंका की बहन ने उन्हें सलाह दी कि वह स्कूटी वहीं छोड़ दें और किसी से लिफ्ट लेकर घर आ जाएं। लेकिन प्रियंका ने जवाब दिया कि वहां से सिर्फ ट्रक और लोरियां ही गुजर रही हैं और अगर कोई फैमिली गाड़ी होती तो शायद वह मदद ले पाती। साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि स्कूटी को सुनसान इलाके में छोड़ना सही नहीं होगा। वह सोच रही थीं कि अगर रात भर में उनकी स्कूटी चोरी हो गई तो वह क्या करेंगी।
आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का यही सोचना होगा कि अपनी गाड़ी को ऐसे सुनसान जगह पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। और यही बात प्रियंका के दिमाग में भी चल रही थी। उनके मन में लूटपाट या चोरी से ज्यादा चिंता स्कूटी की सुरक्षा को लेकर थी। इसीलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि उस समय उनके लिए यही सबसे सही विकल्प लगा। पहले आदमी के जाने के बाद दूसरा व्यक्ति प्रियंका की मदद के बहाने आता है। उसका नाम था जालू शिवा। वह अकेली खड़ी प्रियंका के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और दोस्ताना अंदाज में पेश आता है। शिवा प्रियंका से उनकी स्कूटी लेता है और उसे पंचर ठीक कराने के लिए दुकान पर ले जाता है। कुछ देर बाद वह लौटकर प्रियंका के पास आता है और कहता है कि पंचर की दुकान बंद है, लेकिन आगे एक और दुकान है जो शायद खुली हो। हालांकि वह थोड़ी दूर है, इसलिए स्कूटी को ट्रक में ले जाना पड़ेगा। प्रियंका इस प्रस्ताव को मना कर देती है, जिसके बाद शिवा वहां से चला जाता है। जब जालू शिवा प्रियंका की मदद करने के लिए आया था, उस समय प्रियंका अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। शिवा की बातें प्रियंका की बहन भी सुन रही थी। जब शिवा स्कूटी को ठीक करने के लिए ले गया, तब प्रियंका ने अपनी बहन से कहा, तुम फोन मत काटना, मुझसे बात करती रहना, ताकि मुझे अकेलापन न लगे और डर भी कम हो। प्रियंका ने अपनी बहन को 9:22 पर फोन किया था, लेकिन 9:40 पर फोन कट गया। थोड़ी देर बाद प्रियंका की बहन ने उन्हें वापस कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस पल ने प्रियंका की बहन के मन में अनहोनी की आशंका को जन्म दिया। पर प्रियंका की बहन ने सोचा कि शायद प्रियंका के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी और वह जल्द ही कैब लेकर घर आ जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए और प्रियंका घर नहीं पहुंची। घर वालों को यह तो पता था कि प्रियंका टोल प्लाजा पर रुकी हुई है, लेकिन जब इंतजार असहनीय हो गया तो वे अपनी गाड़ी लेकर टोल प्लाजा की ओर रवाना हो गए। प्रियंका अक्सर अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा के एक निश्चित जगह पर पार्क करती थी। समय के साथ यह जगह प्रियंका के लिए एक तयशुदा स्थान बन गई थी। जब घर वाले टोल प्लाजा पर पहुंचे और पार्किंग वाली जगह पर गए, तो उन्होंने देखा कि वहां न प्रियंका थी और न ही उनकी स्कूटी। उनकी चिंता अब घबराहट में बदल गई। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब प्रियंका की छोटी बहन बहुत घबरा गई थी। वह दौड़ते हुए सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची, जो कि साइबराबाद पुलिस स्टेशन था। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था, लेकिन यहीं से एक बेहद शर्मनाक और निराशाजनक घटनाक्रम की शुरुआत होती है। पुलिस ने प्रियंका की बहन से पूछा, आपकी बहन बिल्कुल कहां थी? बहन ने पूरा पता बताया, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया, यह इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमें माफ कीजिए, लेकिन आप शमशाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर पता कीजिए। प्रियंका की बहन अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वह दौड़ते हुए शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने रोते रोते, गिड़गिड़ाते हुए पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मेरी बहन टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर अकेली थी। उसकी स्कूटी पंचर हो गई थी। उसने मुझसे करीब 20 मिनट तक फोन पर बात की थी, लेकिन उसके बाद फोन कट गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस फोन किया, तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। हमने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। जब हम टोल प्लाजा पर पहुंचे, तो न वह वहां थी और न ही उसकी स्कूटी। आप जल्दी से कुछ कीजिए, उसे ढूंढना है। इस बात को सुनकर पुलिस तत्काल प्रियंका की बहन के साथ मौके पर पहुंची। जहां से प्रियंका गायब हुई थी, वहां की पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए इधर-उधर ढूंढा, कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों की चिंता अब डर में बदल चुकी थी। उन्होंने प्रियंका के गायब होने की खबर रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दी। सभी ने बारी-बारी से प्रियंका को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। रात भर लोग प्रियंका को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 28 नवंबर 2019 की सुबह होती है। टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जहां से फ्लाईओवर निकल रहा था, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। चट्टान पल्ली गांव के एक दूध वाले की नजर फ्लाईओवर के नीचे कुछ जले हुए पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उसने पाया कि वहां एक अधजली लाश पड़ी थी।
उसने तुरंत पुलिस को फोन कर इस भयावह खोज की जानकारी दी। जब शमशाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। लाश पूरी तरह से जल चुकी थी और पहचान के लायक नहीं थी। हालांकि पुलिस को लाश के पास से आधा जला हुआ दुपट्टा और गणेश जी का लॉकेट मिला। प्रियंका की बहन ने रिपोर्ट लिखवाते समय ही प्रियंका का हुलिया पुलिस को बताया था। जब पुलिस ने दुपट्टे और लॉकेट को देखा तो उन्हें शक हुआ कि यह प्रियंका की ही हो सकती है। पुलिस ने तुरंत प्रियंका के घर वालों को फोन किया और उन्हें चट्टान पल्ली अंडरपास पर बुलाया। जब घर वाले वहां पहुंचे तो प्रियंका की बहन ने मिले हुए दुपट्टे और लॉकेट से प्रियंका को पहचान लिया। यह लाश प्रियंका की ही थी। इस भयानक घटना के बाद पुलिस को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें यह खुलासा हुआ कि प्रियंका के साथ गैंगरेप हुआ था और गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद उनकी बॉडी को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑनेल से जलाया गया था। जब यह खबर पब्लिक में आई तो पूरे हैदराबाद में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, दोषियों को पकड़ने की मांग करने लगे और कैंडल मार्च निकालने लगे। यह खबर धीरे धीरे हैदराबाद से पूरे देश में फैल गई और जनता के आक्रोश ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रियंका के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर जाम लगने लगे। हैदराबाद पुलिस को अब एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। अपराधियों तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी। टोल प्लाजा के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे, उनके भी फुटेज चेक किए गए। पुलिस को आखिरकार पता चल गया कि अपराधी कौन है। ये वही ट्रक ड्राइवर और उसके साथी थे। पुलिस ने ट्रक का नंबर ट्रेस कर लिया, क्योंकि वह ट्रक 26 नवंबर से उसी पार्किंग ग्राउंड में खड़ा था। ट्रक के मालिक का पता लगाया गया, जिसने बताया कि उस दिन ट्रक मोहम्मद आरिफ नामक ड्राइवर के पास था। पुलिस ने मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाकी 3 आरोपियों जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्नाकेशवलू को भी पकड़ लिया। यह घटना 27 नवंबर को हुई थी। 28 नवंबर को प्रियंका का शव मिला और 29 नवंबर तक पुलिस ने सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रियंका के परिवार वालों का कहना था कि अगर पुलिस ने उसी रात एरिया की बहस छोड़कर मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद प्रियंका आज जिंदा होती। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें पहले कोर्ट और फिर शमशाबाद पुलिस स्टेशन ले जाया। लेकिन तब तक यह खबर फैल चुकी थी कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें शमशाबाद पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और गुस्सा इतना भड़क चुका था कि अगर अपराधियों को वहां ले जाया जाता तो भीड़ उन्हें मार डालती। पुलिस ने आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की इजाजत लेकर उन्हें लगभग 90 किलोमीटर दूर चेरलापल्ली जेल में बंद कर दिया। पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी। जहां से प्रियंका गायब हुई थी और जहां उसका शव जलाया गया था, उन स्थानों से पुलिस को प्रियंका का मोबाइल, घड़ी और एक पावर बैंक मिला। सभी चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 2 दिसंबर को पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ की अनुमति ली और 10 दिनों की कस्टडी प्राप्त की। 4 दिसंबर से पूछताछ शुरू हुई और चारों अपराधियों ने पूरी कहानी बयां की। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि 26 नवंबर को ये चारों तोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर ट्रक लेकर पहुंचे थे। क्योंकि इन्हें अभी ऑर्डर नहीं मिला था कि ट्रक को कहां से सामान उठाना है, इसलिए ये लोग वहीं रुक गए। 27 नवंबर की शाम 5 बजे प्रियंका अपनी स्कूटी से टोल प्लाजा के पार्किंग में पहुंची और उन्होंने अपनी स्कूटी इन चारों के ट्रक के पीछे खड़ी कर दी। इन्हें प्रियंका को देखते ही उसकी ओर बुरी नजर से देखने का ख्याल आया। जब प्रियंका अपने क्लिनिक के लिए निकल गईं, तो जोलू नवीन ने स्कूटी के पिछले टायर को पंचर कर दिया। इसके बाद ये लोग प्रियंका के लौटने का इंतजार करने लगे। इंतजार के दौरान उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जब प्रियंका वापस लौटी, तब तक ये लोग 1-2 बोतल शराब पी चुके थे। आरिफ ने प्रियंका की मदद की पेशकश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो जोलू शिवा मदद के बहाने आया। उसने स्कूटी को पंचर की दुकान पर ले जाने का नाटक किया, लेकिन प्रियंका ने आगे की मदद लेने से मना कर दिया। रात 9:44 पर प्रियंका का अपनी बहन से फोन कट गया। आसपास लोग भी कम होने लगे थे।
इन चारों ने महसूस किया कि अभी सही मौका है। उन्होंने वहीं पर प्रियंका का गैंगरेप किया। जब वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, तो उन्होंने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बाद में उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब शव को ठिकाने लगाने की बारी थी। उन्होंने प्रियंका के शव को कंबल में लपेटा और ट्रक के पिछले हिस्से में रख दिया। 2 लोग ट्रक में थे और 2 लोग स्कूटी को चला रहे थे। ट्रक से वे दोनों शव को एक सुनसान इलाके में ले गए, जबकि स्कूटी पर सवार दोनों लोग पेट्रोल लाने के लिए निकले। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी ने इन्हें कैप्चर कर लिया। इन लोगों ने आखिरकार शव को फ्लाईओवर के नीचे केरोसिन डालकर जला दिया और वहां से चले गए। बाद में पुलिस ने इनके बताए हुए स्थान से प्रियंका की स्कूटी भी बरामद कर ली। 5 दिसंबर की रात पुलिस अपराध स्थल पर इन चारों आरोपियों को लेकर गई, ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके और भी सबूत मिल सकें। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, इन चारों में से 2, झोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्ना केशवलू, ने पुलिस की पिस्तौल छीन ली और गोलियां चलाने लगे। बाकी दोनों ने डंडे और पत्थर उठाकर पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वे भागने लगे। 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। जब पुलिस को लगा कि वे रुकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और चारों का एनकाउंटर कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। लोग अपना काम छोड़कर घटनास्थल पर जमा हो गए। जब खबर फैली कि चारों अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो लोगों ने खुशी से पुलिस पर फूल बरसाए और मिठाइयां बांटी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह एनकाउंटर पब्लिक के प्रेशर के कारण किया गया था और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। लेकिन जो भी हो, 10 दिनों के भीतर प्रियंका को इंसाफ मिल गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। इस पूरी घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।